Hello students, so today we are going to solve JEE Advanced Paper Solution 2025 and today we have paper 1. Okay, so the first question is the heating of NH4NO2 at 60 to 70 degrees Celsius and NH4NO3 at 200 to 250 degrees Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compounds X and Y रिस्पेक्टिवली यार। तो हमें बताना है कि एक्स एंड वाई वो क्या कंपाउंड्स होंगे और हमारे पास दो तरह के सॉल्ट है, एक तो अमोनियम नाइट्राइट है और एक अमोनियम नाइट्राइट है। इसको हीट करने से क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास में NH4NO2 होता है तो अगर इसको अगर हीट करते हैं तो इसको हीट करने से हमें एक तो N2 गैस मिलती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ़ वी हीट NH4NO3 तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो इसको हीट करने से हमें N2O गैस मिलेगी और साथ में अगेन वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे देखना है कि X और Y कंपाउंड्स क्या होंगे तो एक तो X तो ये वाला होगा और Y ये वाला होगा, तो अकॉर्डिंगली X N2 होगा एंड Y जो होगा N2 होगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। The correct order of the wavelength maxima of the absorption band in the ultraviolet visible region for the given complexes are। तो हमें बताना है कि इसमें किस में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है जो मैक्सिमा हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारे पास चार तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। एक तो है कोबाल्ट साइनाइड 6, एक है कोबाल्ट अमोनिया 6, एक है कोबाल्ट अमोनिया 5H2O और एक है कोबाल्ट अमोनिया 5Cl। तो चार तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं। इन चारों तरह के कॉम्प्लेक्स हमें बताना है कि वेवलेंथ मैक्सिमा एब्जॉर्प्शन बैंड का किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ओके, तो अगर हमारे पास में जो डेल्टा होता है विच इज़ एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो डेल्टा रिप्रेजेंट्स द एनर्जी गैप और जो एनर्जी गैप होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो जिसके लिए हमारे पास वेवलेंथ कम होगी उसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और जिसके पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एनर्जी गैप कम होगा। अब क्योंकि हमारे पास सेंट्रल मेटल जो एटम है वो तो हमारे पास कोबाल्ट 3+ है, ठीक है, बट उसके पास में चार तरह के लिगेंड्स हैं। एक तो साइनाइड है, एक आपका अमोनिया है, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक है Cl-। तो चार तरह के लिगेंड्स में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इनके जो लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है, तो लिगेंड की अगर स्ट्रेंथ हमारे पास अगर हम मेजर करें अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, उससे वीकर अमोनिया होता है, उससे वीकर वाटर और सबसे बाद में आता है Cl-। तो अगर हमारे पास में ये अगर हमें पता है कि चारों की जो लिगेंड स्ट्रेंथ ये है तो अकॉर्डिंगली जो एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, तो एनर्जी का ऑर्डर भी इसी तरफ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरफ अगर इंक्रीज करता है एनर्जी गैप तो ऑब्वियसली आपका जो डेल्टा है और जो लैम्डा का ऑर्डर है वो इस तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वेवलेंथ का ऑर्डर इस तरफ इंक्रीज करेगा, एनर्जी का ऑर्डर इस तरफ इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास देखते हैं तो पहला ऑप्शन है COCN63- CONH3 CONH3 5H2O3+ एंड CONH3 तो अकॉर्डिंगली हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप इसका होगा, तो इसका डेल्टा O सबसे ज़्यादा होगा और इसका जो डेल्टा O होगा वो सबसे कम होगा। तो अकॉर्डिंगली इसका जो लैम्डा होगा दैट विल बी मिनिमम और इसका जो लैम्डा होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम। तो न्यूट्रल एक्वस मीडियम में हमें आयोडाइड आयन की रिएक्शन परमैंगनेट आयन के साथ करवानी है, फिर हमें ये बताना है कि उसमें प्रोडक्ट्स क्या ऑब्टेन होंगे। तो अगर हमारे पास में आयोडाइड आयन जो होता है विच इज़ I- और इसकी रिएक्शन अगर हम MnO4- विच इज़ परमैंगनेट आयन के साथ करवाते हैं वो भी एक्वस मीडियम में, ठीक है, एक्वस न्यूट्रल मीडियम स्पेसिफिकली, तो इसमें जो I- है उसका तो IO3- बनता है जिसको आयोडाइड आयन भी कहते हैं और जो मैंगनीज होगा MnO4- से चेंज होके MnO2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड
और ये क्या होगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो अकॉर्डिंगली हमें IO3 माइनस मिलेगा विच इज़ नोन एज आयोडाइड। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तुम्हारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। फाइन, so let's move on to the fourth question. Consider the depicted hydrogen in the hydrocarbons given below. The most acidic hydrogen is what? तुम्हारे पास 4 तरह के कंपाउंड्स दिए हुए हैं हाइड्रोकार्बन ये सारे, तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा। तो जो किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है। तो एसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसकी स्टेबिलिटी पे इसका एसिडिटी डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास 4 तरह के कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें, तो बी ऑप्शन को अगर हम ड्रॉ करते हैं और इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इसमें से हम इसका H+ निकाल देते हैं, तो H+ निकालने के बाद में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो है दैट विल शो रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, और अल्टीमेटली यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो है वो इस तरह डेवलप हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। अब अगर बीच वाली रिंग को देखते हैं तो ये एरोमेटिकली स्टेबल है। अब क्योंकि ये एरोमेटिकली स्टेबल है तो ये आपका मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप वो एरोमेटिक रिंग नहीं बना सकते, ना ही आप सी के अंदर बना पाएंगे, ना ही आप डी के अंदर बना पाएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 5 में लिखा है रिगार्डिंग द MO एनर्जी लेवल्स ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो मैं बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इज 0। तो नियॉन 2 में जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 0 ही आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग फॉर नियॉन 2। तो नियॉन 2 में ऑब्वियसली जो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आता है। तो पहला ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, बट हमें इनकरेक्ट ढूंढने। फिर सेकंड ऑप्शन में लिखा है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड MO ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। अब जो F2 होता है उसका जो होमो होता है, राइट, उसका π*2p होता है। अब क्योंकि इसका π*2p इसका होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड MO ऑफ F2, तो π*2p होगा तो सिग्मा टाइप, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2+ इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। अब O2 का जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है दैट इज 2, ठीक है, और O2+1 जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उसका आ जाएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास चेक करें तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, O2+1 की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा जो ये सी ऑप्शन है दैट विल बी इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ ऑप्शन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। अब Li2 जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आता है, और जो B2 है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। बट अगर एटॉमिक साइज देखें तो लिथियम एटम इज बिगर देन द बोरोन एटम, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी Li2 की वो ज़्यादा आ जाएगी B2 से। तो एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉन्ड लेंथ आएगी वही इनका ऑर्डर रहेगा। तो Li2 का जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए B2 से। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे पास अगर हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस देखने तो हमारे पास जो B और C है दैट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें वो पेयर्स बताने हैं जो कि डायमैग्नेटिक होंगे। तो मैंने यहाँ पहले से आपके जो है आयंस की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो पहले अगर हम लैंथनम 3+ और सीरियम +4 चेक करें तो लैंथनम 3+ में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये आपका डाया हो जाएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली सीरियम +4 के अंदर भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है,
तो ये भी ये डाया हो जाएगा। तो हमें क्योंकि उसने यही पूछा है कि डायमैग्नेटिक पेयर कौन से होंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, वाइट्रिबियम 2+ एंड लुटेटियम 3+। अब वाइट्रिबियम 2+ में भी डाया होता है, ठीक है, बट आपका जो लुटेटियम 3+ है और ये भी क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, लैंथनम 2+ और सीरियम 3+। अब सीरियम 3+ में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है 4f1 में, तो ये पैरा नेचर का होता है, और जो लैंथनम 2+ है उसके अंदर 5d1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है वाइट्रिबियम 3+ और लुटेटियम 2+, तो वाइट्रिबियम 3+ में देखो 4f13 है, तो इसका भी नेचर हो जाएगा पैरा, और लुटेटियम 2+ के अंदर भी 5d1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी इसका नेचर होगा पैरा। तो अगर हमें सिर्फ उसने डायमैग्नेटिक ऑप्शंस के लिए टिक करने के लिए बोला है, तो ए और बी ऑप्शन ही हमारे पास सही होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। इसमें लिखा है फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। तो हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन HBr से करवानी है, तो P बताना है, P के बाद में फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन करानी है, तो Q और R भी बताने हैं। तो HBr की रिएक्शन अगर हम साइक्लोहेक्सीन से कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, और इसमें हमारे पास में ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में NaI एसीटोन के साथ यूज़ करते हैं, तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी आयोडोसाइक्लोहेक्सेन, तो इसमें आयोडीन लग जाएगा यहाँ पे। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम AgF इन वाटर यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये हमारा P है और फिर Q है और R है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अब लिखा है कि इन द ऑप्शंस X इज एनी एटम ऑफ द अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट इज़ डिफरेंट इन PQR। तो आपका जो X एटम वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है हाइड्रोजन के अलावा। तो एक तो हमारे पास P ये है, Q है और R है। अब पहला लिखा है CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर, तो हमें CX बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो Q के अंदर आएगी, उसके बाद छोटी बॉन्ड लेंथ आएगी P के अंदर, और फिर आएगी R के अंदर। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी Q मोर देन P मोर देन R, तो करेक्ट ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आ जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। अब क्योंकि हमारा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्स चलती है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी R की, उसके बाद होगी P की, और उसके बाद होगी Q की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर होगा दैट विल बी R मोर देन P एंड मोर देन Q। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो B ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, द रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। अब जो हमारे पास में यहाँ पे SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जिसकी अच्छी होगी, ठीक है, उसमें SN2 रिएक्शन भी ज़्यादा आएगी। तो सबसे आगे अगर आप चेक करें, सबसे आगे जो I- है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, फिर आपका P आएगा, फिर Q आएगा, तो इट विल बी लाइक Q मोर देन P मोर देन R। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी Q मोर देन P एंड मोर देन R, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है P मोर देन R मोर देन Q, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो C ऑप्शन है दैट विल बी ऑल्सो बी रॉन्ग। नेक्स्ट लिखा है pKa वैल्यूज ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQR फॉलोज द ऑर्डर R मोर देन Q मोर देन P। अगर हमारे पास में जो कॉन्जुगेट एसिड्स की pK वैल्यू लिखनी है, तो I- का कॉन्जुगेट एसिड होगा HI, Br- का कॉन्जुगेट एसिड होगा HBr, और F- का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा दैट विल बी HF। तो अगर आप Ka के अकॉर्डिंग अगर इसको अरेंज करते हैं तो HF सबसे पीछे आएगा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HBr, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HI। अगर इनको pKa के अकॉर्डिंगली अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा pKa आ जाएगा HF का, उससे कम आएगा pKa HBr का, और उससे कम pKa आएगा
HI का, ठीक है। अब PK के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करते हैं तो अब यहाँ पे देख लीजिए F माइनस यहाँ से निकलेगा, I माइनस यहाँ से निकलेगा और BR माइनस यहाँ से निकलेगा। तो HI के लिए तो Q हो जाएगा, ये तो आपका Q होगा। HBR के अगर हम चेक करें तो HBR के लिए P होगा, तो यहाँ पे हम P लिख देते हैं और ये बच जाता है आपका R। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है R मोर देन Q मोर देन P, तो हमारे पास जो ऑप्शन सही आएगा दैट विल बी R मोर देन P मोर देन Q, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। इसमें लिखा है in an electrochemical cell the dichromate ions in aqueous acidic medium are reduced to chromium 3+. The current in amperes that flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of chromium 3+. तो 1 mole of chromium 3+ को बनाने के लिए हमें 48.25 मिनट्स तक करंट चलाना है। उस करंट की हमें एम्पियर्स में वैल्यू बतानी है कितनी होगी, राइट। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो Cr2O7 अगर हम ट्वाइस ऑफ क्रोमियम 3+ अगर बनाते हैं तो इसको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज क्रोमियम यहाँ +6 में होता है और इसमें क्रोमियम +3 में है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अगर हम चेक करते हैं तो 2 मोल अगर हमारे को क्रोमियम 3+ अगर बनाना है तो हमें 6 मोल या 6 फेराडे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, राइट। तो अगर हमें 1 मोल क्रोमियम 3+ अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 फेराडे। अब 3 फेराडे को अगर हम चेक करते हैं तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे I/T/96500, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि 3 फेराडे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। करंट की वैल्यू हमें पता करनी है, टाइम दे रखा है 48.25 और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 96500। तो अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करते हैं तो I की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 100 एम्पियर्स। तो सॉल्व करने पे ये आपका आंसर आ जाएगा 100 एम्पियर्स। तो ये हमारा अगर फिल करेंगे तो इसमें 100 फिल करना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। And in this question, it says that at 25 degrees Celsius, the concentration of H+ ions in 1.00 into 10 to the power minus 3 molar aqueous solution of weak monobasic acid having acid dissociation constant of 4 into 10 to the power minus 11 is x into 10 to the power minus 7. The value of x is what? और पानी का आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, ओके, सो हमें क्वेश्चन के अंदर हमें H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। अब अगर हम चेक करें तो ये काफ़ी वीक बेसिक एसिड है, ठीक है। तो वीक मोनोबेसिक एसिड में इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 4 into 10 के पावर माइनस 11 रेंज का है। तो नॉर्मली हम जब वीक मोनोबेसिक एसिड का pH पता करते हैं, उसके H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ वी नेग्लेक्ट H+ आयंस फ्रॉम द वाटर। अब क्योंकि यहाँ पे इसका Ka बहुत कम है तो हमें पानी के भी H+ आयंस इसके साथ ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है विच इज़ रूट ऑफ Ka into C विथ एंड प्लस Kw। तो दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एसिड के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज उसको रख देते हैं। तो K की वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 11 और जो C की वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन है विच इज़ 10 to the power minus 3 एंड Kw है 10 to the power minus 14। अब इसको पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आता है √5 into 10 to the power minus 7। तो √5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आता है 2.236 के आसपास। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू पुट करनी है x की वो रखी जाएगी 2.236। तो यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 10th क्वेश्चन। So in 10th question लिखा हुआ the molar volume of a van der Waals gas can be calculated by expressing the van der Waals equation as a cubic equation with Vm as the variable। तो van der Waals equation में Vm को वेरिएबल मानते हुए cubic equation बनानी है। तो हमें यहाँ बताना है the ratio of the coefficient of Vm square to the coefficient of Vm for a gas having van der Waals constant। तो एक गैस के van der Waals constant में A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, प्रेशर 300 atm है।
तो हमें यहाँ पे रेशियो बताना है कि Vm² का जो कोफिशिएंट होगा और जो Vm का कोफिशिएंट होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो हमने इस इक्वेशन को बहुत पहले से ही सॉल्व कर रखा है और हमें यहाँ पे r की वैल्यू भी दे रखी है। तो सॉल्व करने पे हमें ये इक्वेशन बनती है, तो P + A/Vm² इंटू Vm - B इक्वल टू RT। तो हमें पर मोल के लिए सॉल्व कर लेना है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PVm - PB + A/Vm - A/Vm² इक्वल टू RT। फर्दर सॉल्व करने पे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है Vm³ PVm³ प्लस माइनस PV - RT Vm² प्लस Vm - AB इक्वल टू 0, और इसको P से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगी Vm³ प्लस माइनस B RT/P Vm² प्लस A/P Vm - AB/P इक्वल टू 0। अब जो Vm² का कोफिशिएंट है तो वो तो है -B - RT/P, और जो Vm का कोफिशिएंट है दैट इज A/P। वैल्यूज पुट करते हैं, सारी वैल्यूज पुट करने पे जो रेशियो आता है वो -7.1 आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखा जाएगा ऑप्शन में कि ये रेशियो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7.1। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कंसिडरिंग आइडल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन वर्क डन when 144 gram of water is electrolyzed completely under constant pressure at 300 Kelvin। तो 300 केल्विन पे ऊपर पानी को हम कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइज करते हैं और 144 ग्राम पानी यहाँ पे दे रखा है 144 ग्राम, तो कितना एक्सपेंशन वर्क यहाँ पे होगा। अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने पे उसमें हाइड्रोजन गैस बन के बाहर आती है और साथ में हाफ टाइम्स ऑफ O2 गैस भी बन के बाहर आती है। तो अगर हमारे पास में 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उससे 3/2 मोल्स गैस के बन जाएंगे, राइट। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर यहाँ से निकालते हैं तो आ जाएगा 144/18, राइट। तो जो गैस के मोल्स हमारे पास बाहर आएंगे वो लिखा जाएगा 3/2 इंटू 144/18। तो इतने मोल हमारे पास गैस के बन के बाहर आएंगे। अब यहाँ पे ΔNG अगर हम वर्क डन के लिए सॉल्व करते हैं तो वर्क डन के लिए सॉल्व करने पे हमारे पास फॉर्मूला होता है -ΔNG RT। तो ΔNG की वैल्यू लिखी जाएगी -3/2 इंटू 144/18, R की वैल्यू लिखी जाएगी 8.3, और टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा 300 केल्विन। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा -29.88 किलो जूल्स के आसपास। तो एक्सपेंशन वर्क डन जो लिखा जाएगा किलो जूल्स में वो लिखा जाएगा 29.88। सो दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन। तो इसमें लिखा द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ nylon 6,6 gives positive carbylamine test. If 10 mole of X is analyzed using Dumas method, the amount of nitrogen gas evolved is कितना होगा। तो हमारे पास में नाइलॉन 6,6 अगर चेक करते हैं तो उसके जो मोनोमर्स होते हैं, तो उसका एक तो मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CH2 4 टाइम्स एंड अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में यूज करते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा NH2 CH2 6 टाइम्स एंड NH2, राइट। तो यही हमें बताना है कि इसमें नाइट्रोजन गैस किसमें से निकलेगी। नाइट्रोजन गैस हमारे पास इसमें से निकलेगी, तो ये आपका X हो जाएगा मोनोमर। अगर इसमें से अगर आप चेक करें तो इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम्स है, राइट। तो इसमें नाइट्रोजन गैस बनेगी N2 गैस डुमास मेथड के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारे पास इसके 10 मोल हैं, राइट, तो नाइट्रोजन के हमें 10 मोल ही मिलने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाते हैं, मतलब नाइट्रोजन एटम कंजर्व रहेंगे, तो जितना नाइट्रोजन एटम्स हमारे पास X में होंगे उतने ही नाइट्रोजन गैस, उतने नाइट्रोजन एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट में अंदर मिलेंगे। तो अगर 10 मोल हमारे पास ये कंपाउंड है तो इसमें से भी 10 मोल ही नाइट्रोजन गैस आपको मिलेगी। तो यहाँ से हम अगर मास निकालते हैं तो 10 मोल का वजन निकालते हैं 10 इंटू 28, तो सॉल्व करने पे आता है 280 ग्राम। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 280।
Okay, let's move on to the next question, which is question number 13. So in this question, the reaction sequence given below is carried out with 16 moles of X. तो हमारे पास में यहाँ पे इसके 16 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है. द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट जो एस मिलेगा उस जो उसकी यील्ड दे रखी है हर स्टेप में, गिवन बिलो द प्रोडक्ट इन पैरेंथेसिस द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ एस प्रोड्यूस. तो एस का मैं बताना है कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा. तो पहले वाले स्टेप में 100% यील्ड है, दूसरे वाले में 50% है, फिर 50% है, फिर से 50% है और लास्ट तक आते आते 50% ही है. तो अकॉर्डिंगली हमें हर स्टेप के अंदर बताना पड़ेगा कि एस तक हम कैसे पहुँचेंगे. तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो कंपाउंड लिखा हुआ एक्स है, तो इसके 16 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है, राइट. तो इसमें पहले वाली जो रिएक्शन है दैट इज आपकी फिटिक रिएक्शन. तो इसमें फिटिक रिएक्शन अगर हम करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल में से दोनों मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर एक बड़ा हाइड्रोकार्बन जनरेट होगा. तो ब्रोमीन और ब्रोमीन के जो कार्बन अटैच होकर एक बड़ा हाइड्रोकार्बन जनरेट होगा. साथ में हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप भी है. तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो एसिटल है वो आपका ओपन होके एल्डिहाइड में जनरेट हो जाएगा. तो दो मॉलिक्यूल थे, तो 16 मोल्स का अगर हम 100% लेके चलते हैं तो उसका आधा ही बनेगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल जनरेट होगा. तो इसके पी के कितने मोल जनरेट हो जाएंगे, 8 मोल. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में NaOH और हीटिंग और हाइड्रोलिसिस दे रखा है. तो NaOH और हीटिंग से जो होगा दैट विल बी कैनिज़ारो रिएक्शन. तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, और साथ में हाइड्रोलिसिस भी है स्टेप. तो प्रोटोनेशन में काम आ जाएगा. तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल जनरेट होगा. बट क्योंकि 8 मोल के 8 मोल ही जनरेट होने चाहिए, बट क्योंकि इस रिएक्शन की 50% यील्ड है तो यहाँ पे हमें कितने मोल मिलेंगे, क्योंकि 4 मोल्स मिल जाएंगे. फिर अगले स्टेप में हमें डी कार्बोक्सिलेशन करना है. तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हटा देंगे, तो यहाँ पे R जनरेट हो जाएगा. तो ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप है, ठीक है. सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन हम जिसको कहते हैं, राइट. तो इसमें 4 मोल के 4 मोल ही जनरेट होने चाहिए, बट इसकी जो यील्ड है वो भी आपकी 50% है. तो इसके कितने मोल जनरेट हो जाएंगे, 2 मोल, राइट. फिर अगले स्टेप में जो यहाँ पे R दे रखा है उसके हमें Br में यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा. तो यहाँ पे जो स्टेप में उसमें PbR3 यूज़ करा हुआ है. तो यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है वो PbR3 यूज़ करना है. तो PbR3 जैसे PCl3 काम करते हैं वैसे PbR3 काम करेगा. तो अल्कोहल ग्रुप हट जाएगा, उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा. तो R से हमें T मिल जाएगा और इसकी भी जो यील्ड है वो 50% है. तो 2 के 2 ही बनने चाहिए, बट क्योंकि इस बार 50% है तो इसका 1 मोल ही जनरेट होगा. फिर अगले स्टेप में हमें यहाँ पे NaH दे रखा है जो कि एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस की R के साथ रिएक्शन करवानी है. तो R हमारे पास यहाँ पे है. तो अल्कोहल में यहाँ पे CH2OH ग्रुप दे रखा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन दे रखा है. तो एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन करके O- बनेगा और इस O- की रिएक्शन हमें इसके साथ करानी है. तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करके ब्रोमीन को हटा देगा और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. आई रिपीट वंस अगेन. तो यहाँ पे NH जो है वो बेस की तरह काम करेगा और ये हमारा R था, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो एसिड बेस रिएक्शन होकर यहाँ पे O- जनरेट होगा और ये पूरा मॉलिक्यूल जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके O- इस ब्रोमीन को हटा देगा. SN2 टाइप रिएक्शन होगी और ये पूरा जनरेट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये हमारा जो है S ऑब्टेन होगा, ठीक है. तो इस रिएक्शन में 1 मोल से 1 मोल ही जनरेट होना चाहिए, बट क्योंकि 50% है इसकी भी यील्ड, तो इसका आपको सिर्फ कितना मिलेगा, हाफ मोल. अब क्योंकि हाफ मोल ही जनरेट होगा तो इसका जो पूरे का मोलर मास है वो आपका 350 ग्राम्स है, ठीक है. तो इसका मास अगर हम सॉल्व करते हैं तो आधे मोल का जो वज़न है वो निकाल लेते हैं. तो इसका पूरे का मोलर मास 350 है, बट आधे मोल का वज़न आ जाएगा 175 ग्राम. तो सॉल्व करने पे हमें पता है कि S का जो वज़न लिखा जाएगा दैट विल बी 165 ग्राम. तो दैट इज़ द होल फ्लो चार्ट for solving this question. So moving on to the next question, which is question number 14. तो यहाँ पे लिखा है the correct match for the group reagents in list 1 for precipitating the metal ion given in the list 2 from the solutions. तो हम यहाँ metal ion दे रखे हैं और इन metal ion का हमें बताना है कि कौन सा group reagent responsible होगा PPT बनाने में. तो passing H2S in the presence of NH4OH. तो यहाँ पे जो मैंगनीज है वो यहाँ PPT बना लेगा, ठीक है. तो मैंगनीज will react with this and it will form MnS as pink or buff colored PPT. तो इसके साथ जो है वो आपका मैंगनीज मैच कर जाएगा.
नेक्स्ट हमारे पास दिया है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। तो इस वाले केस में जो बेरियम है दैट विल फॉर्म PPT। तो बेरियम 2+ जो है वो आपका बेरियम कार्बोनेट में PPT की फॉर्म में कन्वर्ट जाएगा, जो कि वाइट कलर की PPT होती है। तो अगेन ये मैच जो करेगा वो बेरियम के साथ में मैच कर जाएगा। तो P के साथ में 3 मैच करेगा, Q के साथ में 4 मैच करेगा। नेक्स्ट इज NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो ये वाला जो ग्रुप रिएजेंट है वो एल्यूमिनियम को PPT बनाने में काम आता है। तो एल्यूमिनियम 3+ जो है वो PPT बना लेगा AlOH थ्राइस में, और इसका भी वाइट जेलेटिनस PPT होता है। तो जो R वाला है इट विल मैच विद द सेकेंड वन। एंड द लास्ट वन इज पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये वाला जो ग्रुप रिएजेंट है ये कॉपर को PPT बनाने में काम आता है। तो कॉपर 2+ विल चेंज टू CuS। तो ये आपका मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले से। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो P का 3 है, Q का 4 है, R का 2 है और S का 1 है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा विच इज़ P3, Q4, R का 2 एंड S का 1। तो A ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते विच इज क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे दिया हुआ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखी हैं लिस्ट 2 में। तो इनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको हमें यहाँ पे मैच करवाना है कि कौन सी रिएक्शन उनके साथ हो सकती है। आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम रिएक्शन। तो वो जो इसके प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्टेंट होंगे इनके जो आपके लिस्ट 1 में जो यहाँ पे दे रखे हैं रिएक्शंस। तो स्टीफन रिएक्शन दे रखी है, उसमें साइनाइड की रिएक्शन होती है। वो सैंडमे रिएक्शन जो होती है वो डायजोनियम या फिर एनिलीन की रिएक्शन आप मान सकते हो। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है दैट इज फॉर अमाइड्स। और जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी हैं तो पहली रिएक्शन जो दे रखी है उसमें टोल्यूइन दे रखा है। तो टोल्यूइन की हम अगर रिएक्शन करते हैं CrO2 Cl2 CS2 में तो एक नेम रिएक्शन होती है, इट इज़ योर इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में जो एल्डिहाइड है वो बेंजल्डिहाइड बन के बाहर आता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे दे रखी है बेंजोइक एसिड की। तो बेंजोइक एसिड इज लाइक बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें PCl5 पास करने पे एसिड क्लोराइड जनरेट होगा, एसिड क्लोराइड में अमोनिया पास करने पे अमाइड जनरेट होगा, और अमाइड में डिहाइड्रेशन कर दी उसमें साइनाइड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन दे रखी है विच इज़ अगेन फॉर नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन में ये रिएजेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला इज लाइक बेंजीन पे NO2, FeHCl पास करने पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन में HCl NaNO2 पास करने पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जनरेट होगा एज अ प्रोडक्ट। तो हमें फर्स्ट का प्रोडक्ट मिल चुका है बेंजल्डिहाइड, सेकेंड वाले का मिल चुका है हमें साइनाइड, ठीक है, थर्ड वाले में हमें डाइजोनियम मिल चुका है। अब आते हैं फोर्थ वाले। तो फोर्थ वाले फिर से टोल्यूइन में ये आपको रिएजेंट्स की लिस्ट दे रखी है। तो फोर्थ वाले में अगर हम रिएजेंट पास करते हैं Cl2H वाटर पास करने तो इसमें 2 बार क्लोरीनेशन कर दीजिए और 2 बार वाटर पास कर दीजिए, तो इसमें अल्कोहल ग्रुप जनरेट होगा। ये अल्कोहल ग्रुप जनरेट होकर इसमें वाटर हट जाता है, तो वी हैव टू रिमूव वाटर। तो इसमें एल्डिहाइड जनरेट होगा बेंजल्डिहाइड, उसमें टॉलरेंस रिएजेंट पास करने पे ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगेन SO2 Cl2 पास करने पे एसिड क्लोराइड और अमोनिया पास करने पे अमाइड यहाँ पे जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ दे रखा है एनिलीन। एनिलीन में हमें असाइलेशन करनी है, फिर नाइट्रेशन करनी है और एक्वासेनियोस में हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो अगर हम पहले असाइलेशन करते हैं तो असाइलेशन कर दिया एनिलीन का हमने। असाइलेशन करने के बाद हमें नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन ऑब्वियसली ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो तो पैरा पे लगा दो मेजर प्रोडक्ट, और उसमें हाइड्रोलिसिस करने पे जो ये आपका असाइलेटेड ग्रुप है ये वापिस हट के एनिलीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो स्टीफन रिएक्शन है विच इज़ फॉर साइनाइड्स, तो साइनाइड हमें जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें साइनाइड जनरेट हो तो 2 के अंदर P मैच कर जाएगा। सेकेंड वाले में हमें हमारे पास में सैंडमे रिएक्शन, तो उसमें डायजोनियम ग्रुप जनरेट होगा। तो डायजोनियम ग्रुप जो जनरेट हुआ है वो 3 के अंदर जनरेट हुआ है, तो ये आपके Q के साथ मैच कर जाएगा। थर्ड हमें दे रखा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो अमाइड्स की रिएक्शन होती है। तो अमाइड हमारा जनरेट हुआ है 4 के अंदर, तो ये आपका R के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो एक तो हमारे पास एल्डिहाइड बच गया और एक नाइट्रो ग्रुप NH2 बच गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैनिजारो रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है
ये आपका मैच कर जाएगा एस के साथ में। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में ये काम आता है, इसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एस में 1 होना चाहिए, पी में 2 होना चाहिए, क्यू में 3 होना चाहिए और आर में 4 होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, विच इज़ पी में 2, क्यू में 3, आर में 4 और एस में आपका 1 मैच कर जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन के बाहर आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर एस के 4 कंपाउंड्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें एस्टर ग्रुप भी है, अमाइड ग्रुप भी है, फिनॉल ग्रुप भी है। अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ रिएक्शन इन हाइड्रोजन गिव्स पर्पल कलर, तो क्योंकि यहाँ पे इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, तो हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे अमीनो एसिड जनरेट हो जाएगा। अब क्योंकि ये अमीनो एसिड जनरेट कर सकता है, तो निन हाइड्रोजन के साथ में ये जो है पर्पल कलर देगा, तो ये तो सही है। एंड इट ऑल्सो गिव्स FeCl3 टू गिव वॉयलेट कलर। अब क्योंकि यहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिनॉलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका FeCl3 के साथ में वॉयलेट कलर आएगा, तो P के साथ में जो है वो आपका 2 मैच कर जाएगा। मूविंग ऑन टू द Q ऑप्शन। तो Q ऑप्शन के अंदर भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको अमीनो एसिड मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं सारे, तो इसमें जो फिफ्थ ऑप्शन उसमें लिखा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे इट विल गिव निन हाइड्रोजन टेस्ट। तो निन हाइड्रोजन टेस्ट आ सकता है बिकॉज यहाँ से हम अमीनो एसिड जनरेट करवा सकते हैं। एंड इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थाइलिन डाई टेस्ट। तो पॉजिटिव थाइलिन डाई टेस्ट जो होता है वो फिनॉलिक ग्रुप्स का होता है, तो इसमें फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो क्यू के साथ में मैच कर जाएगा फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला जो है उसको हम क्यू के साथ में मैच करेंगे। मूविंग ऑन टू द आर ऑप्शन। आर ऑप्शन में हमें हमारे यहाँ पे एनिलीनियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो एनिलीनियम क्लोराइड में क्या होता है कि जो कंपाउंड है वो आपका एक येलो डाई टेस्ट दे सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, तो अगर इसकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो उसमें येलो डाई टेस्ट बन सकता है। तो उसमें एक पूरा कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होता है जो कि इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो इसमें येलो डाई टेस्ट ये बना सकते हैं, तो आर के साथ मैच कर जाएगा आपका 1 वाला ऑप्शन। तो इसमें 1 ऑप्शन मैच कर जाएगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्राजीन टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन लिखा है कि रिएक्शन ग्लूकोज गिव कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन। तो अगर इसमें एक ग्लूकोज का अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन जब होगी तो इसमें हाइड्रोजोन जनरेट हो सकता है। तो हाइड्रोजोन अगर हम जनरेट कर सकते हैं तो एस में मैच कर जाएगा थर्ड। तो अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने खुद ने पहले से लिखे हुए हैं। तो इसमें लिखा है एनिलीन और एनिलीनियम सॉल्ट जो होता है वो एक येलो डाई टेस्ट देता है, तो आर के साथ में 1 मैच करेगा। और Fe+ और SCN के साथ में FeSCN3 बनेगा तो ब्लड रेड कलर आता है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे इसमें लिखा है कि एक जगह पे फोर्थ ऑप्शन में तो FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर। ये तभी ऑब्जर्व हो सकता है जब किसी में सल्फर प्रेजेंट हो। तो हमारे पास चारों ही ऑप्शन में कहीं पे भी सल्फर नहीं है, तो हमारा जो फोर्थ वाला है वो किसी से मैच नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि फोर्थ वाला विल नॉट मैच एनीवन। और जो थाइलिन डाई टेस्ट होता है वो फिनॉक्सिलिन बनने के भी होता है। तो फिनॉल जो ग्रुप है वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में फिनॉक्सिलिन बनाता है, तो वही थाइलिन डाई टेस्ट दे सकता है। तो इसमें फिनॉल होगा, दैट विल गिव थाइलिन डाई टेस्ट। और क्यू जो है वो अमीनो एसिड जनरेट करता है हाइड्रोलिसिस होने पे बट डजंट गिव थाइलिन डाई टेस्ट। तो फिनॉक्सिलिन होना चाहिए उसके लिए, मतलब फिर फिनॉलिक ग्रुप होना चाहिए थाइलिन डाई टेस्ट के लिए। तो क्यू में देयर इज़ नो, तो क्यू में यहाँ पे कोई फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो थाइलिन डाई टेस्ट नहीं देगा। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारा जो P है उसमें 2 मैच करेगा, Q में 5 मैच करेगा, R में 1 और S में 3rd। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो B ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन।